नमस्कार मित्रों। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे और मैंने पता किया है कि आप लोगों को सबको बुक मिल चुकी है। बस तो फिर आपको नोट्स देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं ये बुक में है। तो आप अपनी बुक खोल दीजिए। मैंने ये मैसेज प्रोवाइड करवाया था। अरे सुन तो लो। और जो ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पीडीएफ में है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके पीडीएफ में है। ठीक है, इसलिए कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं है कि सर ये कंटेंट हमें नहीं मिला है। आपको बुक मिली हुई है। उस बुक में अब आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। अब जितने भी कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं सारे बुक से ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सारे याद करने वाले हैं। और उसमें क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। शब्द युग्म, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द और लोकोक्ति, मुहावरे और पारिभाषिक शब्दावली। ये जो बिंदु है जो मैंने अभी बोले ये सब आपकी पुस्तक में दे रखे और इन सब की पीडीएफ ऑनलाइन वाले जो पढ़ते हैं ऐप के माध्यम से उनपे भी ये हमने प्रोवाइड करवा रखा है। अब आपको क्या करना है, हाँ, अगर आप वास्तव में नोट्स बनाना चाहते हो तो देखिए अब आपको उसको पढ़ने के तरीके को बदलना है। अब मैं जब यहाँ पढ़ाऊंगा तो मैं कंटेंट टू कंटेंट बात करके ही जाऊंगा, लिखने का टाइम नहीं दूंगा। ठीक है ना, कंटेंट टू कंटेंट जो पढ़ाया है और उस पर अपन बात करेंगे वो सारा आपके पास है। जब आप घर जाओ या आपके पास जब भी समय मिले तो जो मैंने आज जितना पढ़ाया उतना आप रिटर्न वर्क कर लो। उससे उससे ये फायदा होगा कि आपको क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा और आप कभी भी उसको नोट के रूप में आप बना सकते हो, नोट लिख सकते हो। ठीक है, जो आज बुक नहीं लेकर के आए वो कल बुक लेकर के आ जाना। मैं यही पढ़ा रहा हूं, उसको लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो बुक में है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और मेरी कोशिश ये भी रहेगी बाद में कि आपको ऐसे ये जो सिंगल पेज जो आपका पारिभाषिक शब्द क्या बोलते हैं इसको, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसे याद करने के लिए इसको प्रिंट करवा करके आपको प्रोवाइड करवा दो, ताकि ऐसे ही पूरी बुक लेकर के नहीं जाओ, कहीं आप ऐसे बैठे हो कहीं नीमड़े की छाव में तो चलो इसको पढ़ लेते हैं, है ना। कहीं कहीं जा रहे हो, बस में सफर कर रहे हो तो एक एक पेज साथ में पढ़ा हुआ तो वो समय के गर्त में वो भी मैं कोशिश करूंगा, सर को कहूंगा कि वो इन सब बच्चों को प्रोवाइड कर दे, लेकिन वो बाद में दिया जाएगा, अभी नहीं। अभी तो आपके पास कंटेंट सारा है तो आप उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया था, आपसे ही उत्तर जानते। राजभवन में रानियों का रहने का स्थान क्या कहलाता है? या तो कहिए अंतपुर या रनिवास, ये हमने कल पढ़ लिया। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। देखिए अब टेस्ट जब होगा आपका वो इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इनको अच्छी तरीके से पढ़ ले, याद कर ले। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, क्या कहलाता है? अग्रज। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि। कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो, अतिशयोक्ति। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो, अगोचर, उसे क्या कहते हैं? अगोचर। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, आदित्य का। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका। और अंगूठे और मध्यमा के बीच की उंगली, तर्जनी, तर्जनी। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क कहते हैं उसे। ठीक है, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्य पश्चात। ठीक है, अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेय। पैर से लेकर के सिर तक, आपाद मस्तक, क्या कहलाता है? आपाद। आशा से बहुत अधिक, आशातीत, उसे क्या कहते हैं? आशातीत। इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय, दोनों सही है, लेकिन इंद्रिय शब्द पहले लिया है तो इंद्रिय जीत ही काम में लेंगे। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रिय निग्रह, क्या कहलाता है? इंद्रिय। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उत्क्षिप्त। पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका। जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न न होता हो, ऊसर या बंजर।
अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लेकर के या खोपड़ी लेकर के क्रिया करता है कापालिक, उसे क्या कहते हैं? कापालिक कहते हैं। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करे और क्या न करे, उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, कुशाग्र बुद्धि। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूप मंडुक। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, गोचर। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है, गोधूली वेला। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों, दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण, और इनमें कमियां ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा। क्या कहलाती है? जिजीविषा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, जिज्ञासा। ये क्या पढ़ा लिया था मैंने? पढ़ा लिया है। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ, उसे क्या कहते हैं? तटस्थ। पति पत्नी का जोड़ा, दंपति, उसे क्या कहते हैं? दंपति। यहां तक हमने बात कर ली थी, नहीं की थी? ये चलो लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह क्या कहलाती है? जिज्ञासा। उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला क्या कहलाता है? तटस्थ। तटस्थ का मतलब होता है जो किसी की पक्षपात में नहीं रहो, मतलब उदासीन है, किसी की तरफ नहीं है, उसे तटस्थ कहते हैं। पति पत्नी का जोड़ा कहलाता है दंपति। क्या कहलाता है? दंपति। ध्यान रखना, दंपति में ती की मात्रा बड़ी होती है, दंपति में। ठीक है, दंपति। अगला है बुरे उद्देश्य से, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुरे उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा, उसे कहते हैं दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि, ये बहुत अच्छा शब्द है। ये जितना शब्द एक वाक्यांश के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उतना ही उपसर्ग के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 उपसर्ग है, एक है दूर, एक है अभी, और एक है सम, और अंत में आएगा ही। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें 3 उपसर्ग लगे, दूर प्लस अभी प्लस सम प्लस धी। बुरे विचारों से की गई संधि क्या कहलाती है? दुर्भिसंधि। उसे दुर्भिसंधि। जिसका दमन करना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? दुर्दम्य। दुर्दम्य, जिसका दमन करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, उसको कहते हैं दुर्दम्य। ऐसा अकाल, देखो ये बात भी कही थी, बात बात में कभी मेरे मुंह से निकली। ऐसा अकाल जहां भिक्षा देना भी कठिन हो, भिक्षा भी नहीं दी जा सकती हो, उसे हम कहते हैं दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष। जब हम विलोम शब्द पढ़ रहे थे तो हम उस समय ये मैंने लिखा है भी था, दुर्भिक्ष अकाल, जहां हमें भिक्षा भी नहीं मिलती हो, उसको कहते हैं अकाल। जो कठिनाई से मिलता हो, बड़ी मुश्किल से मिलता हो, उसे कहते हैं दुर्लभ। उसे क्या कहते हैं? सुलभ का मतलब क्या होता है? बड़ी आसानी से मिल जाए। ठीक है, कठिनाई से मिलता है, उसे दुर्लभ कहते हैं। हाल ही ब्याही स्त्री, यानी हाल फिलहाल जिसकी अभी शादी हुई हो, अर्थात मेहंदी का रंग हाथों से तक नहीं उतरा हो, उसे कहते हैं नवोढ़ा। क्या कहते हैं? नवोढ़ा। नवोढ़ा, नव प्लस उड़ा से बनता है नवोढ़ा। नवोढ़ा, ढ ढक्कन वाला, ये नवोढ़ा, नवोढ़ा। अब ये बिंदी लगाओगे हिंदी में तो नवोढ़ा हो जाएगा। नव प्लस उड़ा से बनता है, अर्थात नव विवाहित है, जिसकी शादी हुई है हाल फिलहाल, उसे नवोढ़ा कहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, पति पत्नी का जोड़ा, बुरे उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा, जिसका दमन करना कठिन हो, ऐसा अकाल की भिक्षा देना भी कठिन हो सके, जो कठिनाई से मिलता हो, और हाल ही जिसका ब्याह हो, ऐसी स्त्री। कल आप सभी पुस्तक लेकर के आओगे, ठीक है, ताकि क्या है उसी में हैंड टू हैंड आप इंपॉर्टेंट जो भी है और कुछ एडिशनल बातें होगी वो भी मैं आपको नोट करा दूंगा। जिसे किसी बात, एक नया शब्द आया, स्प्रिया। स्प्रिया का मतलब इच्छा से, आकांक्षा से, मनोरथ, हसरत, आरजू, तमन्ना, आप कुछ भी शब्द कह सकते हो इसके लिए। स्प्रिया, जिसको किसी बात की कोई इच्छा ही नहीं है, मतलब इच्छा ही जिसकी मर गई है, कोई चाहत ही जिसके अंदर ना रहो, उससे कहते हैं निष्प्रिय। ये निष्प्रिय, निष्प्रिय। अगर ऐसा लिखोगे
तो विसर्ग लगा के लिखना, और ये नहीं मिले परीक्षा में तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, निष्प्रिय, ठीक है, वही निसंतान वाला फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। निष्प्रिय, स्प्रिय का अर्थ होता है इच्छा, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं। भोजन जिसमें आमिष, देखो आमिष का अर्थ होता है मांस का, कोई अंकुश नहीं, कोई अंश न, ठीक है, अंश नो, अर्थात ऐसा भोजन जिसमें मांस नहीं हो, जो मांस नहीं खाता हो, उसे क्या कह सकते हैं, निरामिष। उसे क्या कहते हैं, निरामिष। जो मांस का भक्षण नहीं करता है ऐसा व्यक्ति निरामिष कहलाता है। शाकाहारी नहीं लिखना परीक्षा में, ठीक है ना। साग सब्जी खाने वाला क्या कहलाता है, शाकाहारी कहलाता है। जो मांस का भक्षण नहीं करता है निरामिष, जो मांस का भक्षण करता है सामीस या मांसाहारी। ये ध्यान रखें। बिना पलक झपकाए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। बिना पलक झपकाए का मतलब क्या, पहले ये जानना जरूरी। अब कुदरत ने, आप कितना ही अपनी आंखों को कंट्रोल करिए, अपनी आंखें अपने आप झपकती है, पलक थोड़ी देर के लिए झपकती है फिर खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है, हम कंटिन्यू नहीं देख पाते, हमको खुद को ही नहीं पता कि हमारी पलक कब झपकी है, ठीक है ना। अपन कहते हैं कि पलक झपकते ही वो चीज गायब हो गई, मतलब पता ही नहीं लगता कब पलक अपनी खुद की झपकती है। आंखों को आराम देने के लिए पलक क्या करती है, एक ही जगह पर हम देखते हैं तो हमारी आंखें, जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो बहुत प्रभावी हो जाता है, दर्द करने लगता है। इसलिए आंखों का झपकना नितांत आवश्यक है। जिसकी आंखें झपकती है समय समय पर कंटिन्यू, इसका मतलब वो अपनी आंखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, मतलब कोई आंख में बीमारी नहीं आती। और जिसमें पलकें नहीं झपकती है जल्द ही उसकी आंखें में कोई न कोई रोग, आंखों में रोग आने ही वाला, ये मान के चलिए। इसलिए आंखों का झपकना, पलकों का झपकना बहुत जरूरी है। तो बात यह कि बिना पलक झपकाए, अब इसका मतलब है पलक नहीं झपकनी चाहिए, आंखें फाड़ कर, बस ऐसे ही देखना है। अब आपको बिना पलक झपकाए, उसको क्या कहते हैं, निर्निमेष, उसे कहते हैं निर्निमेष। निर्निमेष, तो देखिए निमेष का मतलब तो होता है पलक, निमेष का मीनिंग होता है पलक, और बिना पलक झपकाए तो निर्निमेष। और इसको ये ऑप्शन में न मिले तो इसको कहते हैं अपलक। अपलक, अपलक दृष्टि से देख रहा है, निर्निमेष उसको देख रहा है, बिना पलक झपकाए यानी आंखें फाड़ के देख रहा है ना, उसको कहते हैं निर्निमेष। स्त्री जिसे मालिक यानी पति ने छोड़ दिया हो, मालिक का मतलब उसके कोई मकान मालिक नहीं, स्वामी। ये मालिक का मतलब क्या अर्थ है यहाँ, स्वामी, पति। इसलिए पति लिखा है कि वह स्त्री जिसको पति ने छोड़ दिया है, छोड़ दिया यानी त्याग दिया है, उसके लिए शब्द आता है परित्यक्ता। परित्यक्ता ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है प्रति के हिसाब से। अब क्यों है वो मैं बता रहा हूं। आजकल क्या है, रिजर्वेशन कोटे में ये कोटा भी है, इसमें ये होता है कि परित्यक्ता होती है, वो फॉर्म अप्लाई करती है और इसकी मेरिट बहुत कम जाती है, बहुत कम जाती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन उसके लिए बस शर्त क्या है, वो कोर्ट से परित्यक्ता यानी डाइवोर्स होनी चाहिए। भाई इसको डाइवोर्स मिल चुका है, ऐसा ना, डिवोर्स हो गया, उसका तलाक वगैरह ऐसा हो गया, उसको निकाल दिया गया, पति ने उसको छोड़ दिया, ये मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जैसे उसकी नौकरी लगे और फिर वो वापस अपने पति के पास चली जाती है। हाँ, तो आप सोचिए कितना बढ़िया तरीका है ना। ऐसे तरीके से लोग नौकरी ले रहे हैं, तो इस पर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन ये कोटा परित्यक्ता का, और इसमें कितने कितने तैयारी करने वाले, उनके साथ क्या होता है, अन्याय। हाँ, आप इसका मतलब ये आपने एक नया रास्ता अपनाया, 420 की है, एक तो वास्तव में परित्यक्ता होती है तो बात समझ में भी आए, लेकिन नौकरी पाने के लिए शादी करके परित्यक्ता का सर्टिफिकेट दिखा करके फिर तुरंत नौकरी मिलने के बाद आप शादी कर लो, तो फिर काय की परित्यक्ता, परित्यक्ता नहीं, तो ये गलत है, होना नहीं चाहिए। परित्यक्ता है तो फिर आपको ये तो जिसका कोई आसरा नहीं है उसके लिए ये, लेकिन लोग इसको क्या बना दिया है, एक अपनी नौकरी पाने का एक हथियार बना दिया। अगला, पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, जिसको नौकरी नहीं मिल रही हो ना, वो ये रास्ता अपना सकता है। ये लड़कियों के लिए परित्यक्ता, लड़कों के लिए नहीं है। लड़के देख रहे हम भी ऐसा करें, हाँ ऐसा आप कर सकते हो,
बशर्त किसी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाली से तैयारी करके शादी कर लो और उसको कहो भाई तू तैयारी मत कर, अपने एक बार ये परित्यक्ता कर ले सर्टिफिकेट और इस कोटे से सिलेक्शन ले ले, फिर शादी कर लेना। ऐसा थोड़ी होता। लेकिन वो फिर वो आपसे काहे शादी करेगी, वो तो नौकरी मिल गई, फिर वो कह रहे हैं। और इसमें घाटा भी है। घाटा ये है कि एक बार परित्यक्ता का अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे तो विचार मिलने जरूरी है कि हाँ दोनों की आपसी मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि देखिए नौकरी लेने के लिए, क्योंकि ऐसा उदाहरण मैंने देखा इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, हाँ देखा है। हाँ तब मैं सही बात करूंगी। हाँ 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 बोलो बोलो। ये कहा गए धौलपुर वाले, भरतपुर वाले। हाँ क्या कह रहे हो? अरे हाँ 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 सुनो। अरे बोलो। कछु नहीं कह रहे हो तो बस ठीक है, तो आगे चले। हाँ, पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हस्तलिखित प्रति कहलाती है पांडुलिपि। क्या कहलाती है? ये ध्यान रखना। हस्तलिखित ने उसे पांडुलिपि का मतलब, आपने कभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में या आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, तो उसमें आप कभी देखना कुछ पुस्तकें जो हाथ से लिखी हुई है उसके बारे में कभी जिक्र करते हैं, देखिए वो प्रति अभी भी सुरक्षित है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसी प्रति को जो अपने हाथ से लिखी हुई होती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। बस ध्यान, ये इतना ही समझना है। पखवाड़े में एक बार होने वाला, पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन, सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। तो जो 15 दिन में होता है उसे कहते हैं पाक्षिक। उसे क्या कहते हैं? पाक्षिक। वर्ष में होने वाला क्या कहलाता है? मास में होने वाला, आधे वर्ष में होने वाला अर्धवार्षिक। तो 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। ऐसे शब्द है ये। एक बार कही, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार कही बात को दोहराते रहना। एक बार कह दिया पापा साइकिल लेकर के आओ, फिर 2 दिन में पापा साइकिल लेकर के आओ, फिर तीसरे दिन और चौथे दिन पापा साइकिल लेकर के आओ। तो एक ही बात को बार बार दोहराते रहना, रिपीट करना, ऐसे को हम कहते हैं पिष्ट पेषण। क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण। ये इंपॉर्टेंट है, ये जूनियर अकाउंट में आया हुआ, ध्यान रख लेना। मैंने यहाँ टिक लगा लिया। एक बात को बार बार दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहलाता है। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, ऑन द स्पॉट कोई सवाल किया और वो रिजल्ट बता दे, आंसर बता दे। यानी आपकी बुद्धि इतनी शार्प होनी चाहिए, प्रश्न पूछे उससे पहले उत्तर दिमाग में आ जाए। जैसे अकबर बीरबल के कभी किस्से सुने होंगे। अकबर बीरबल से सवाल करते तो बीरबल उसका जवाब दे देता था। हाजिर जवाब जिसको कहते हैं हम, है ना, जो तुरंत प्रश्न करने के बाद आंसर देते हैं उसे कहते हैं प्रत्यु उत्पन्न मति। प्रत्यु उत्पन्न मति अर्थात जिसकी मति बुद्धि उसी समय उत्पन्न हो जाए, तुरंत जवाब कर लेती है, उसे कहते हैं प्रत्यु उत्पन्न मति। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद उसे कहते हैं प्रहसन। ठीक है, नाटक के 10 भेद है, 10 भेदों में से एक कहलाता हमारा ये प्रहसन। इसमें हास्य रस के बारे में होता है, उसे प्रहसन कहा जाता है, प्रहसन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये साहित्य से संबंधित प्रश्न है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी व्यवहारिक जीवन में कभी काम नहीं आता हमारे, हम इससे परिचित नहीं है, इसलिए ये ज्यादा परीक्षा में पूछा भी गया है। हमारे सेकंड ग्रेड हिंदी में आया हुआ है। चलिए बताइए, जिसे किसी बात की स्प्रिया या आकांक्षा न हो, जो मांस का भक्षण न करता हो, बिना पलक झपकाए निर्निमेष, वह स्त्री जिसके पति ने उसको छोड़ दिया हो, हाथ से लिखी हुई पुस्तक, पखवाड़े में एक बार होने वाला, एक बार कई बात को दोहराते रहना, जो ठीक समय पर तुरंत कोई बात सोच ले, नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद प्रहसन। अगला देखिए, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का पवित्र समय, यह कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, मुहूर्त में मुंह की मात्रा बड़ी होती है, छोटी होती है, और हु की मात्रा बड़ी होती है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। देखिए ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है पहले ये जानना जरूरी है। सूर्य, ये घड़ी का मतलब आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये घड़ी वो हाथ में पहनने वाली घड़ी नहीं है, घड़ी एक समय है। ज्योतिष शास्त्र में 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है।
ठीक है ना, वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता रहा हूं। तो सूर्य उदय जब होता है उससे ठीक पहले का वह समय जो लालिमा लिए होता है, कभी आप देखना सूर्य जब उदय होता है तो संस्कृत में एक पंक्ति आती है एक श्लोक के माध्यम के कि उदयति सविता ताम्र ताम्र एवा अस्त मेति च, यानी सूर्य जब उदय होता है और अस्त होता है तब वो ताम्र वर्ण जैसा दिखता है, तांबे के कलर जैसा दिखता है, पीलापन लिए हो जाता है, लालिमा लिए होता है। वो जो समय होता है उस समय में तो हम सो रहे होते, हम सो रहे होते हैं और सूर्य जब सर चढ़ जाता है, और आज की कल की जो स्थितियां वो बता रहा हूं वास्तविक बात है, इसे हमें नकारना नहीं चाहिए। हम जब उठते हैं तो सूर्य आसमान में बहुत ऊपर चढ़ गया होता है। हमारे उस जमाने की बात है, ऋषि मुनि जब पढ़ाई करते थे, जब वो पढ़ते थे तो उन्होंने ये देखा है कि जब सूर्य उदय नहीं होता उससे पहले का समय, यानी कि ऐसा आभास हो जाने लग जाता है कि अब सुबह होने वाला, उस समय हमें उठ जाना चाहिए। वो अंधेरा, थोड़ा सा अंधेरा छटने वाला होता है वो समय, और सूर्य उदय होता है उस दरमियान अगर जो पढ़ लेता है वो स्मृति में स्थायी हो जाता है। लेकिन हम लोग उठ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, और फिर वो चीज हम कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि नहीं यार ये तो हमारे साथ होता नहीं। लेकिन ये अगर आप करोगे प्रैक्टिकली तो आपको धीरे धीरे उस चीज में आपको पता लगेगा कि नहीं हमने बहुत, क्योंकि सुबह ये वातावरण क्या होता है उस समय बहुत शांत होता है, मस्तिष्क पूरी रात आराम किया होता है, इसलिए हमारे दिमाग को सोचने के लिए कोई बातें नहीं होती, तो जो बात जाती है वो तुरंत याद आ जाती है, मतलब अंदर अपनी जगह स्थायित कर लेती है। मैं अपने विद्यालय की बात करता हूं कि मेरी क्लास में पहली से 5वीं क्लास के भी बच्चे, मैं कभी उनको पढ़ाने नहीं जाता हूं क्योंकि मेरा उनमें कभी क्लास पीरियड नहीं आता, हायर क्लासों में ही आता है मुझे पढ़ाने का। लेकिन मैं उन बच्चों में कभी कभी जाता हूं, महीने में एक बार, 2 बार, 15 दिन में कभी एक बार जाता हूं, 1 घंटा आधा घंटा बैठता हूं। उसका कारण है, उसका कारण ये क्योंकि मुझे जो बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी नजर आ रही है उन बच्चों में खाली दिमाग है, बिल्कुल खाली है, जैसा उनको दिया जाएगा वैसा वो चीज बैठ भी जाएगा। इसको उदाहरण से समझाता हूँ। एक बस है, बस बस में 52 सीटें हैं, कितनी सीटें? 52 सीटें। तो जब बस लाए तब वो बस पूरी खाली है। अगर कोई व्यक्ति, पहला व्यक्ति उस बस में प्रवेश करता है, क्या उसको संघर्ष करना पड़ता है बस की सीट पे बैठने के लिए? नहीं करना है, कोई सी भी सीट पे जाकर के वो बैठ जाएगा। तो इस तरीके से वो जो बालक पहली या दूसरी क्लास में आया है उसका मस्तिष्क बस की सीट की तरह खाली है, कोई भी बात उसके मस्तिष्क में जाएगी, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे गाली हो, वो तुरंत घर करके वो बैठ जाएगी, क्योंकि वो जगह उसको लग रहा है ये बात अच्छी है, उसको हर बात अच्छी लगती है। इसलिए छोटे बच्चे को इन सभी बातों से जो आने वाली उसके लिए बहुत हानिकारक होती है उनसे दूर इसलिए रखा जाता है क्योंकि एक बार उसके मस्तिष्क में बैठ गई उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। अच्छी बातों में, अच्छे परिवेश में अगर बालक रहता है तो उसको बहुत चीजें मस्तिष्क में स्थायी हो जाती है। इसलिए कुछ ज्ञान की बातें, कुछ विषय से संबंधित पढ़ने की बातें मैं उनको करता हूँ तो वो याद करता है और वो उसके अंदर आ जाती है, वो जगह बैठ जाएगी और वो फिर खाली नहीं हो गया, वो फिक्स हो गया। लेकिन वही बच्चा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक आता है, वो इतनी कक्षाओं के इतने स्टॉपेज को पार करके आता है कि बस फुल हो चुकी है। अब कोई सवारी चढ़ना भी चाह रही है, अरे बस भरी है यार, चलो उतर जाओ। वो सवारी अच्छी थी, ज्ञान की बात थी, कोई विषय की बात थी, पर भरी हुई बस के कारण मतलब वो अंदर उतरती, मतलब अंदर आती नहीं और वो वापस चली जाती है। वही बात बच्चे के साथ होती है क्योंकि बच्चे में इतना कचरा भर दिया गया, कचरा का मतलब अनशंट बातें जो वो 6ठी, 7वीं, 8वीं में उल जुलूल जो भी है, कोई लेना ना देना, वो भरने की वजह से उसमें जगह ही नहीं रही। इसलिए मैं आपको कहता हूं अभी भी हमारे दिमाग में ऐसी बातों, अरे कल तो उसने ये शर्ट पहना था, आज तो उसने ये चप्पल पहन के आ गई, आज तो उसने कान में ये पहन रखा, अरे उससे क्या लेना देना हमारे, हम इन बातों को ध्यान में रख रहे हैं, नहीं ध्यान है। जितना हम इसको इग्नोर करेंगे उतनी इन चीजों के लिए जगह रहेगी, और हमने उन चीजों को जगह दे दी तो फिर ये चीजें अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किल, इनको सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें पढ़ना चाहिए, मैं ये बात बता रहा था। जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। ध्यान रखना, अपेक्षाकृत कम बोलता है, ऐसा नहीं है कि बोलता नहीं है, कम बोलता है, उसे मितभाषी कहा जाता है। जिसे मोक्ष की कामना हो उसे कहते हैं मुमुक्षु।
मुमुक्षु, ठीक है, ये एक जगह और आएगा। और पुरानी अगर पुस्तक है तो वहां मुंह के नीचे मात्रा नहीं लगी हुई है, तो आपको मात्रा लगानी है। मुझे पता है, याद है मुझे, उस पुस्तक में शायद मैंने बाद में करेक्शन करवाया है, तो हो सकता है करेक्शन मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। मर जाने की कामना, मर जाना है, आज तो मुझे मरना है, सुसाइड करना है, कहता है ना, कई बार लोग कहते हैं मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, ठीक है ना, आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा है, तो मर जाने की कामना कहलाती है मुमूर्षा। क्या कहलाती है? मुमूर्षा, मरने की कामना, मुमूर्षा। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, अर्थात मैंने कहा था आपको व्यंजन संधि में, वाणी से जिसका दान दे दिया गया हो, ऐसे ऐसी कन्या को कहते हैं वागदत्ता। क्या कहते हैं उसे? वागदत्ता। जिसकी सगाई हो चुकी हो उसको कहते हैं वागदत्ता, ये ध्यान रखना। जो व्यर्थ की बहुत बातें करता हो, अंट शंट बोलता है, कोई मतलब नहीं है, पटर पटर बोलता है, उसे कहते हैं वाचाल। उसे क्या कहते हैं? बिना काम की, है ना, वाचाल है, बोलता ही रहता, वाचाल। नहीं नहीं, और नहीं है। जो व्यर्थ की बहुत बातें करता है, और तो ये गलती से आ गया, जो बहुत बोलता रहता है उसे वाचाल कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, पति मर गया हो, उसे क्या कहेंगे? विधवा। धवा यानी पति, और पति है ही नहीं। और जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर, उसे क्या कहेंगे? उसे विदुर कहेंगे। चलिए बताइए आंसर। सूर्य उदय से ठीक 2 घड़ी का समय जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो, जिसे मोक्ष की कामना हो, मर जाने की कामना, कन्या जिसके विवाह का वाग्दत्ता, जो व्यर्थ की बहुत बातें करता हो, जिसका पति मर गया हो, और जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर। ये ध्यान रखें। जहां से शब्द होता है वहीं पर बाण मारने वाला। कितनी अच्छी बात बताइए ये, जहां शब्द होता है। अच्छा, राठौड़ नाम सुना आपने? अच्छा, वो ओलंपिक में मेडल लिया उन्होंने, किस प्रतियोगिता में मेडल लिया? शूटिंग। किसमें लिया? शूटिंग, ठीक है ना। तो शूटिंग में भी बहुत अलग अलग प्रकार है, कुछ उड़ती हुई चीज जाती है और फिर उसको आप क्या करना है? निशाना लगाना है। शब्द जहां हो रहा है वहीं पर बाण, मतलब आंखों पर पट्टी बंदी है और कहीं टन की आवाज आई है, कहीं घुंघरू की आवाज आई है, इतना मतलब आपका निशाना शार्प होना चाहिए, और उसके लिए आपके कान भी तेज होने चाहिए। और ये उदाहरण मिलता है आपके पृथ्वीराज चौहान में। पृथ्वीराज चौहान आपको पता ही है, मोहम्मद गोरी, है ना, उनकी आंखें निकाल दी गई, मतलब आंखों से उसको अंधा बना दिया गया था। और ऐसा कहा जाता था कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाता था, यानी जहां शब्द होता है वहां बाण। तो गोरी ने देखा कि भाई ये ऐसा, इसके अंदर होशियारी है, इसकी कला है, तो हम देखना चाहेंगे कि क्या ये वास्तव में जहां शब्द होता है वहीं पे बाण चलाता है। ये बात जब पता लगी उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई को, पता लगा, चाहे वो तो वहीं मुल्तान उधर कन्नौज में वहां बंदी बना के रखा उनको, वहां गए तो उनको कहा ये अच्छा मौका है इसको मारने का। लेकिन अंधे आदमी को पता कैसे चले, राजा को, पृथ्वीराज चौहान को, कि ये व्यक्ति बैठा किस जगह। तो फिर उन्होंने एक पंक्ति कही कि 4 बांस 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, तापे बेटा सुल्तान मत चूके चौहान। मतलब एड्रेस बताया, इतनी जगह पर 4 बांस, इतनी दूरी पर है ना, 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, इतना मतलब एड्रेस बताया, इतनी जगह पर है वो, बस तुझे काम करना है और मत चूके चौहान। और उसी समय उसने वो तीर चलाया और वो सुल्तान के लग जाता। वो सुल्तान तो वहीं मरता है क्योंकि उसमें वो जहर होता है, तीर ऊपर लगाया हुआ होगा, कुछ ऐसा होगा। और उसी समय पृथ्वीराज चौहान और उन दोनों में बात ये हुई थी, तुम मुझे मार देना, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो आपस में एक दूसरे को मार देते। ऐसी बात फिर चंद्रबरदाई का जो पुत्र होता है चल्हान, उन्होंने बाद में जो रचना लिखी उसमें ऐसा आता है, इतिहास है, मैं इतिहास के बारे में इतना जानता नहीं हूं, लेकिन इतना है कि जो शब्द होता है वहीं पर बाण चलाता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं शब्द बेदी। शब्द बेदी, जो शब्द होता है वहीं पर, कहीं पर बेदी शब्द नहीं मिलेगा, बेदी भी मिलेगा, बेद करना, तो भी राइट मान लेना।
वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता है उसे कहते हैं शैव। आपको मैंने पढ़ाया था शिव में अ प्रत्यय लगने से बनता है शैव, जो शिव के उपासक है। और जो विष्णु के उपासक है, ये रीट में आया है, ये रीट में आया है। विष्णु के उपासक क्या कहलाते हैं? वैष्णव। सरस्वती के उपासक सारस्वत, क्या कहलाते हैं? सारस्वत। जिन के उपासक जैन कहलाते हैं। ठीक है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त, सदावर्त उसे क्या कहते हैं? सदावर्त। ये ध्यान रखें। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे कहते हैं सद्य प्रसूता। सद्य, ये ध्यान रखना, ये सद्य का मतलब होता है हाल फिलहाल। ठीक है ना। और एक वाक्यांश में एक और आता है कि वह जो अभी हाल फिलहाल नहा करके बाहर निकली हो बाथरूम से। ये आया? हाँ सही कह रहा हूँ, एग्जाम में आया है। अब देखो एग्जाम वाले कितना ध्यान रखते हैं, बाथरूम तक नहीं छोड़े कम वक्तों ने। हाँ, कि उसे कहते हैं सद्य स्नाता। उसे क्या कहते हैं? सद्य स्नाता। वह स्त्री जो हाल फिलहाल बाथरूम से निकली है और बालों से टप टप पानी गिर रहा है, उसके लिए कहा जाता है सद्य स्नाता। मैं नहीं कह रहा हूं, वो आया है एग्जाम में इसलिए बता रहा हूं। ठीक है। और उसे क्या कहते हैं? सद्य प्रसूता। जिसने हाल फिलहाल बच्चे को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? सद्य प्रसूता। सद्य प्रसूता। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, सदवा, उसे क्या कहेंगे? जो अपने पति के साथ है उसे सदवा कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा एक वाक्यांश है। जो लेफ्ट हैंड से तीर चलाता है, आपको पता है युवराज सिंह लेफ्ट हैंड से खेलता, सौरभ गांगुली लेफ्ट हैंड से खेलता है ना। हाँ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिसको खब्बू बल्लेबाज कहा जाता था। खब्बू बल्लेबाज, खब्बू बल्लेबाज जो लेफ्ट हैंड से काम करता। अपनी क्लास में लेफ्ट हैंड से कौन कौन लिखता है ईमानदारी से हाथ कर? एक तो उनकी राइटिंग अच्छी आती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड वाली आती है। हाँ आती है, जहां तक मैंने देखी है। आस पड़ोस को देख लो भैया, लेफ्ट हैंडर कौन कौन है? ये लेफ्ट हैंडर। और इधर लड़कियों में कौन है लेफ्ट हैंडर? कोई नहीं। चलो अच्छी बात है। देखो लेफ्ट हैंड वाले बहुत किस्मत वाले भी होते हैं। लेफ्ट हैंड वाले जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड जिसका ज्यादा काम रहता है वो किस्मत वाले। अब बताओ लेफ्ट हैंड वाले कौन कौन है? किस्मत रोई हुई नहीं है, आप सभी किस्मत वाले। बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो बाएं हाथ से तीर चलाने वाला क्या कहलाता है? तीर चलाता है वो कहलाता है सव्य साची। सव्य साची। अरे ये इसलिए काम का नहीं है, काम का किस लिए, इसलिए बता रहा हूं। सव्य साची का अर्थ होता है बाएं हाथ से तीर चलाने वाला। और अर्जुन का पर्यायवाची है सव्य साची। अर्जुन पांडुपुत्र वो लेफ्ट हैंड से तीर चलाता था, इसलिए उसका नाम पड़ा सव्य साची। लेकिन मुझे ये बात देखो, कितनी गहराई वाली बात बता रहा हूं मैं। एक अर्जुन पुरस्कार होता है नेशनल लेवल का, आप उसमें देखना अर्जुन पुरस्कार की जो मुद्रा है, उस मुद्रा में वो धनुष लेकर के ऐसे है, जबकि धनुष होना ये हाथ है, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। प्रत्यंचा जो लेफ्ट हैंड से तीर चलाता ये होना चाहिए, परंतु वहां ये बड़ी मेजर मिस्टेक है। यहां पर किसी का ध्यान गया नहीं है। कभी मुझे पद्म विभूषण पद्म भूषण उसके लिए बुलाएंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा कि भैया अर्जुन तो सव्य साची था, तो आप राइट हैंड से तीर क्यों चलवा रहे हो बापड़े को? लेफ्ट हैंड से। ठीक है ना, इतना ही ध्यान रखना। सव्य साची नाम है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिक्त। उत्तराधिकार में मिली जायदाद, ठीक है, रिक्त भी कहते हैं, या थाती भी कहते हैं, या विरासत भी कहते हैं। विरासत। ठीक है। चलिए, जहां शब्द हो वहीं पे बाण मारना। शिव के उपासक, दीन दुखियों को भोजन देना, जिसने हाल फिलहाल बच्चे को जन्म दिया, जिसका पति जिंदा हो, लेफ्ट हैंड से तीर चलाने वाला, उत्तराधिकार में मिली जायदाद। ये ध्यान रखना, ये आरपीएससी में आया रिक्त शब्द। ओके। अगला, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे कहते हैं स्थावर। उसे क्या कहते हैं? कुछ याद आया हो तो स्थावर का अपोजिट जंगम। उदाहरण देख करके भी बताया, पेड़ पर्वत ये स्थावर है,
लेकिन इंसान जंगम है, ये ध्यान रखना। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है अरावल, क्या कहलाता है वो? अरावल कहलाता है, ये ध्यान रखना। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी उसे कहते हैं औदा। कुछ याद आ रहा है? वाक्य शुद्धि में पढ़ा, ठीक है ना? घोड़े पर, हाँ, धरती और आकाश के बीच का स्थान, ये जानना जरूरी है। यहां आपको पेपर सेटर फंसाएगा। क्या, कैसे फंसाएगा वो बता रहा हूं। देखो, सारा खेल भाषा का ही है। धरती और आकाश के बीच का स्थान, इसका मतलब खुला स्पेस। अगर आपसे ये पूछे कि धरती और आकाश जहां काल्पनिक मिलन होता हो, यानी दूर ऐसी जगह जहां धरती और आकाश मिल रहे हैं, ऐसे पॉइंट को क्षितिज कहा जाता है। लेकिन यहां सवाल यह है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान, तो स्थान जो कहा है वो तो है अंतरिक्ष। क्या है वो? अंतरिक्ष। और जहां धरती और आकाश का काल्पनिक मिलन होता है उसे क्या कहते हैं? ये लिखने की जरूरत नहीं है, आगे कहीं आएगा, मुझे पता है, मैंने नोट में दिया है। क्षितिज अलग शब्द है, ठीक है? तो धरती और आकाश के बीच का खुला स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। व्याकरण का ज्ञाता, बहुत अच्छा शब्द है ये। जो व्याकरण को बहुत अच्छी तरीके से जानता है उसे कहते हैं वैयाकरण। उसे क्या कहते हैं? हाँ, जो व्याकरण, यानी कि आप ग्रामर स्पेशलिस्ट है, आप यूं कह सकते हो। जो व्याकरणविद है, जो जिसको व्याकरण के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, जो व्याकरण को जानता है, उसे वैयाकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ये आरपीएससी में आया हुआ है, ध्यान रखना। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसे कहते हैं शतावधानी। शतावधानी। अब देखिए ये कितना बढ़िया शब्द है, और इस शब्द को समझने के लिए मैं आपको दीर्घ संधि में ले जा रहा हूं, और मैंने आपको पढ़ाया, मुझे अच्छी तरीके से पता है। अवधान याद करो, स प्लस अवधान सावधान। इस शब्द के साथ एक शब्द और पढ़ाया, मुझे याद है, वो है अवदान। ये दोनों पढ़ा है, मुझे याद है, मैं हर बार पढ़ाता हूं। अवदान का अर्थ है प्रशंसित कार्य, योगदान। जैसे मुंशी प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा अवदान है, आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने में मेरा अवदान है, यानी योगदान है। अवधान का मीनिंग है ध्यान या मनोयोग, अटेंशन करना, कहते हैं ना, सावधान। तो ध्यान के साथ, अवधान का मतलब होता है ध्यान। अब कितनी बातों का ध्यान है उसे? 100 बातें। शतावधानी, जो एक बार में 100 बातें याद रख सकता है। ये एक प्रतियोगिता हुआ करती, इस प्रतियोगिता को मैंने जीता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये प्रतियोगिता क्या होती थी, कहां होती थी, किस तरीके से होती थी। स्काउट में होती थी। स्काउट में मैं जब उड़ीसा गया था 1997-98 की बात बता रहा हूं, खुर्दा उड़ीसा, कटक के पास में एक जगह है, बहुत बड़ा स्टॉप है वहां का, रेलवे स्टॉप है, और फिर नेशनल जम्बूरी हुई थी। शतावधानी, जो 100 बातें याद रख सकता है। तो इसमें होता ये है कि आपके सामने आपके जो प्रतिस्पर्धा वाले जो प्रतियोगी होते हैं वो सारे होते हैं, और एक बहुत बड़ा पात्र होता है, उसमें वस्तुएं रखी जाती है, पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल, किताब, कुछ भी रख लो। 100 वस्तुएं होती है। कितनी वस्तुएं? उन वस्तुओं को देखने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। जैसे 10 बच्चों को बुला दिया, कुछ पात्र रख दिया है बड़ा सा, उसमें सारी वस्तुएं रख दी, और आपको ये कहा जाए इन वस्तुओं को आप देखिए 2 मिनट तक, 1 मिनट, वो समय होता है कुछ, आप इन वस्तुओं को सिर्फ देखना है, और देखने के बाद उस वस्तु को, मतलब उस पात्र को ढक दिया जाएगा, और उसमें कौन कौन सी वस्तुएं आपने देखी, उन सभी वस्तुओं को लिस्टबद्ध करना, सूचीबद्ध करना। आपने इतनी वस्तुओं को आपको दिमाग में स्थायी किया। जो एक बार में देखने के बाद 100 की 100 वस्तुएं लिख लेता है, 100 वस्तुएं रखी, 100 लिख ली, 110 रखी होगी, जो 100 बातें याद रख सकता है उसको कहते हैं शतावधानी। और इसका मेडल मिला मुझे, क्योंकि मैंने जब उस पात्र को देखा, और देखने के बाद पूरी एक बार वो 100 की 100 बातें, जितनी वस्तुएं थी, सारी लिख ली। तो जिसकी स्मृति तेज होती है, पढ़ते ही जो दिमाग में बैठ जाता है कि ज्यादा सोचना नहीं, इसको पढ़ना, इतना अपने दिमाग पर कोई चीज हावी नहीं होने देना, बस मुझे ये चीज करके दिखानी। तो वो चीज आप कर सकते हो। मेरे आपके घर में ये लो पात्रों, उसमें कुछ भी रख दो, मोमबत्ती रख दो, टॉर्च रख दो, स्केल रख दो। अपनी बुद्धि को तेज करने का तरीका है, ऐसे तेज किया जाएगा। देखिए 10 वस्तुएं रखी, 10 की 10 बता दी, अब की बार 15 रखो, अब की बार 20 रखो। धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको सब याद हो जाएगा इसमें। फिर आपकी बुद्धि ऑटोमेटिकली, कहीं जा रहे हो, सड़क के किनारे कौन कौन आदमी थे, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, अच्छा ये सब थे, माइंड क्लिक करता है कैमरे की तरफ, याद हो जाता है।
तो 100 बातें याद करने वाला क्या कहलाता है? शतावधान। ठीक है। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता है, स्वयं पाकी, उसे क्या कहते हैं? स्वयं पाकी। जो स्वयं भोजन बनाता है। आप में से हॉस्टल के अलावा कहीं रूम लेके कौन कौन रहते हो? हाथ खड़ा करें। आप सभी खाना स्वयं बनाते हो या आती है कोई? मतलब काम वाली भाई। आप हर बात को यूं मत लो, ठीक है ना? काम वाली भाई आती है ना, वैसे खाना बनाने भी आती है। हाँ, ईमानदारी से बताओ, घर पे मतलब रूम पर खाना कौन कौन बनाता है? मैं आऊंगा आज इसलिए। नहीं, पिछली बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले मुझे लेके गए थे, यहाँ पीछे रहते थे लास्ट टाइम में अपने यहाँ एक दो रूम है, और मुझे लेके भी गए। बड़े प्यारे बच्चे थे, वो खाना बनाते हैं, मैंने देखा, मुझे आत्मीयता लगी। बहुत अलग ही थे कि नागौर साइड के, इनको ये गंगानगर साइड के थे, पर अच्छे प्यारे बच्चे थे। हाँ। है? मटर पनीर चलो अच्छी बात है, आएंगे आएंगे। अच्छा, ईमानदारी से बड़ा खाना बनाना आता है या भारत का नक्शा नहीं बनाते? हाँ, ओके, चलो डन। क्लास कितनी बजे खत्म होती है? मेरी क्लास खत्म होती है, उसके बाद जो भी जाना चाहता है, घर जा रहा हूँ, मुझे लेके जाना, मैं नवरा हूँ, फ्री हूँ, आ जाऊंगा। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति। मजाक कर रहा हूं मैं तो। अनुश्रुति, परंपरा से चली आई कथा। अब इसको समझिए, परंपरा से चली आई कथा का मतलब क्या है? कोई ऐसी बात है जो परंपरा से चली आई, हम नहीं जानते, जो किताबों में कहीं लिखी हुई नहीं है। ऐसी बात जो सिर्फ कानों से सुनी है, हमारे दादा परदादा से चली आ रही है। रात की 12 बजे बड़ले के पेड़ में भूत आता है, हमने कभी देखा तो नहीं, पर उन्होंने कहा और हमने मान लिया। बस ऐसी बातें जो परंपरा से चली आ रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुश्रुति। चलो बताइए, जो एक जगह से दूसरी जगह पर न जा सके, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, धरती और आकाश के बीच का स्थान, व्याकरण का ज्ञाता, जो 100 बातें एक साथ याद रखता है, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता है, परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति। ठीक है, चलिए। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के कहना, अतिशयोक्ति। ये रिपीट हो गया, वैसे पहले लिखा लिया मैंने, अतिशयोक्ति। उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात। बहुत बड़ा आघात जिसको सहन करना मुश्किल है, उसे कहते हैं वज्राघात। वज्राघात। और इसका संधि विच्छेद आप करोगे वज्र धन आघात, वज्र प्लस आघात। तो वज्र तो इंद्र का आयुध था, बड़ा कठोर होता है। वज्र का मीनिंग ही कठोर होता है, जो ऐसा आघात जो आप सहन नहीं कर सकते हो, उसे वज्राघात। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। युयुत्सु, देखिए दो शब्द है। युयुत्सु का अर्थ होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला, ठीक है? और युद्ध की इच्छा रखना, खाली युद्ध की इच्छा, उसे कहते हैं युयुत्सा। इन दोनों में अंतर है। युयुत्सा और युयुत्सु में अंतर है। युद्ध की इच्छा युयुत्सा, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, ये ध्यान रखना। और ये शब्द आता है, ये शब्द आपको मिलेगा भगवत गीता के पहले ही श्लोक। भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, और एक ही श्लोक है, और वो धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव, अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े मेरे युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र कौरव और पांडवों ने क्या किया है, मुझे लाइव टेलीकास्ट बताओ। फिर वो संजय वाच, संजय बोलता है, वो संजय लाइव, दिव्य दृष्टि मिलती है संजय को, फिर वहां का वो लाइव नजारा बताता है। वानखेड़े स्टेडियम में मैच आता है, अपन देखते हैं वैसे, ठीक है ना? तो युद्ध की वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। मैंने पढ़ाया आपको अद्युड़ा, पहले पढ़ाया था ना ये। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया, जो पहले न हुआ हो, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। जो मृत्यु के समीप हो, यानी आज मरे या कल मरे, ऐसी कंडीशन में, उसे कहते हैं आसन्न मृत्यु, अर्थात कब्र में पांव लटकाए बैठा हुआ है, ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? आसन्न मृत्यु। अरे भैया, तांत्रिक कहाँ गया? आघात, चलो। हाँ, ये मक्खी है, ये मक्खी है,
ये मक्खी मुझे लगता है पुरानी कोई स्टूडेंट है। तो बार बार इसी के चिपक रही है। हाँ, बदला ले रही है। चलो कोई बात नहीं। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु, जो मरने वाला है हाल ही, वह कवि जो तत्काल कविता करता है, आशु कवि। ठीक है, आशु कवि ध्यान रखना, तुरंत ऑन द स्पॉट कोई कविता कर देता है। आशु यानी शीघ्र, जो शीघ्र प्रसन्न होता है, आशुतोष। आशु का मीनिंग शीघ्र होता है। ठीक है, भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन, उच्छिष्ट, जिसे हम एटवाड़ा बोलते हैं अपनी राजस्थानी भाषा में, उसे क्या कहते हैं? उच्छिष्ट। उसे क्या कहते हैं? उच्छिष्ट, जूठन। ठीक है, चलिए आ जाइए, बताइए मुझे, किसी बात को बड़ा चढ़ा के कहना, बहुत बड़ा आघात क्या कहलाता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया हो। ठीक है, और जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु। और जो तत्काल कविता कर सके, भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न, उच्छिष्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जहां धरती और, देखो मैंने कहा ना आगे आ जाएगा, जहां धरती और आकाश आगे मिलते हैं, दिखाई देते हैं, काल्पनिक, उसे कहते हैं क्षितिज। उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला क्या कहलाता है? घसियारा। क्या कहलाता है? घसियारा या फिर घसेरा, दोनों राइट। घसेरा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ये पहले आ चुका है वैसे, जिज्ञासा। ओके। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। जी, ये भी पहले आ चुका है, 2-3 तो रिपीट हो गए वैसे। जिजीविषा, जिंदा रहने। तैर कर पार करने की इच्छा, तितीर्षा। तितीर्षा, तैर कर पार करने की इच्छा, तितीर्षा। जो मांस न खाता हो, निरामिष। निरामिष, जो मांस का भक्षण नहीं करता। अर्धरात्रि का, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आरपीएससी इसको लेक्चरशिप में आया, अर्धरात्रि का समय कहलाता है निषेध। क्या कहलाता है? ठीक 12 बजे का समय, मध्य रात्रि जिसको कहते हैं मिडनाइट, उसको कहते हैं अर्धरात्रि का समय, निषेध। समुद्र में लगने वाली आग, इसे कहते हैं बड़वानल। बड़वानल। लेकिन ध्यान रखना, मैंने 3 प्रकार की आग पढ़ाई है आपको। एक है जठरानल, एक बड़वानल, और एक है दावानल। दावानल, ये जब संधि पढ़ाए है ना, उस समय मैंने बताई है। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। पेट में लगने वाली आग, और समुद्र में लगने वाली आग, बड़व कहते हैं समुद्र को। ध्यान रखना, समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? बड़वाना। बताइए, जहां धरती और आकाश का काल्पनिक मिलन होता है, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, जानने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, तैर कर पार करने की इच्छा, जो मांस का भक्षण न करता हो, अर्धरात्रि का समय, समुद्र में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, और पेट में लगने वाली आग, जठरानल। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, वो कहलाता है बहुभाषाविद। उसे क्या कहेंगे? बहुभाषाविद। खाने का इच्छुक, बुभुक्षु। बुभुक्षु, हाँ, भूखा नहीं, बुभुक्षु, जो खाने का इच्छुक है, हाँ, वो बुभुक्षु, ये जान। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। मितव्ययी, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, कंजूस नहीं लिखना है, मितव्ययी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। मुमुक्षु, जिसने अभी तक जन्म न लिया हो, अजन्मा, उसे क्या कहेंगे? अजन्मा। जो अभी तक जन्म नहीं लिया है, उसे अजन्मा। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। अजर, उसे क्या कहेंगे? जो तर्क से परे हो, तर्कातीत। तर्कातीत, तर्क से परे, तर्कातीत। अविवाहित महिला, अनूढ़ा।
अनूढ़ा, अर्थात जिसका ब्याह नहीं हुआ हो, अर्थात जिसकी शादी नहीं हुई हो, महिला अनूढ़ा है। महिला, ये ध्यान रखना, उसके लिए शब्द है। अनेक भाषाओं को जानने वाला, खाने का इच्छुक, कम खर्च करने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, जिसने अभी तक जन्म न लिया हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो तर्क से परे हो। देखो परे, मैंने कहा जब भी परे शब्द आए तो ये लाइन आप देख लेना, अतिथि ही मिलने वाला। तो मिलाने वाले जब आएंगे ना उस समय, इसमें मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दूंगा, इसमें मिलाने वाले दूंगा। उस समय कीवर्ड बता रहा हूं मैं आपको। परे दिखे तो उसको अतीत से जोड़ देना सेंटेंस में। परे यानी परे, अतीत परे में आता है। अविवाहित महिला अनूढ़ा, ठीक है। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा आना, ये देखो पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी वगैरह करते हैं, या एलडीसी जूनियर अकाउंट पटवारी वगैरह की तैयारी करते हैं, तो कुछ कार्यालय पत्र के प्रारूप हुआ करते हैं, उनसे संबंधित है। वैसे ये इसे वैसे क्या इसका मतलब वो बता रहा हूं। हमने किसी बात को कहने के लिए एक बार पत्र लिख दिया, उस बात को उसने अप्लाई नहीं किया, उस काम को किया नहीं है, उसे वापस याद दिलाने के लिए वापस पत्र लिखा जाता है, याद दिलाने के लिए। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं उसे? रिमाइंडर। और हिंदी में उसे कहते हैं अनुस्मारक। उसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक। एक बार कही हुई बात को दोबारा वापस कह रहे हैं पत्र के माध्यम से, उसे अनुस्मारक कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह। अगला, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। उसे क्या कहते हैं? अभीप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा या लालसा क्या कहलाती है? वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा है उसे कहते हैं आगत पति का। आगत पति का अर्थात पति विदेश से आया है, लेकिन अगर यूं आ गया जिसका पति विदेश गया है, उसको क्या कहेंगे? उसे कहते हैं प्रोषित पति का। उसे क्या कहते हैं? प्रोषित पति का। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे क्या कहते हैं? आजन्मपात। आजन्मपात, उसे क्या कहते हैं? आजन्मपात। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजानुबाहु। पहले मैंने बताया, ये 2-3 जगह मैं पढ़ाऊंगा, तो ये देखो और आ गया आजानुबाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत क्या कहलाता है? यानी प्रारंभ से अंत तक आद्योपांत, ठीक है। और जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत। इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे क्या कहलाता है? इंद्रियातीत। चलिए बताइए, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा हुआ दूसरा पत्र, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, वह स्त्री जिसका पति विदेश लौटा हो, जन्म लेते ही मर गया हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, यानी आदि से लेकर अंत तक, और इंद्रियों से परे, इंद्रियाती। जो छाती के बल गमन करता हो अर्थात रेंग कर चलता हो, उरग। उसे क्या कहते हैं? उरग। और ये है सांप। उरग का मीनिंग क्या होता है? उर का अर्थ होता है हृदय, हार्ट। ग का मीनिंग होता है गमन, और रेप्टाइल की श्रेणी में, ठीक है। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता, ऊसर। उसे क्या कहते हैं? ऊसर यानी बंजर। विचारों का ऐसा प्रवाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष न निकलता हो, उसे कहते हैं ऊहापोह। ऊहापोह, ऊहापोह। ऊ प्लस अपोह से बनता है, अपधन ऊ से। विचारों का ऐसा प्रवाह जहां कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हम, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाते हैं, उसको कहते हैं विचारों का प्रवाह, ऊहापोह। नियम विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची, ब्लैक लिस्टेड लोग होते हैं, उसके लिए हिंदी में शब्द है काली सूची। क्या शब्द है? काली सूची। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा शब्द युग्म में, आपके पास है नोट्स में। ये वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान, उसे कहते हैं कुंज। उसे क्या कहते हैं? कुंज। इसको मैं पढ़ाऊंगा कंज के साथ। कंज और कुंज में क्या अंतर है जानने के लिए देखें शब्द युग्म वाले टॉपिक पर हम बात करेंगे। वह कृति जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो,
उसे कहते हैं चंपू। उसे क्या कहते हैं? चंपू। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी रचना जिसमें गद्य भी मिल जाए और पद्य भी मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? चंपू। चंपू, शैम्पू नहीं। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु। आप सभी जिज्ञासु हैं, रोज यहाँ आते हैं, ठीक है, जिज्ञासु बालक है। ये इंपॉर्टेंट है, वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों अर्थात आईब्रोज, ठीक है ना, के बीच, ये वाला जहां तिलक लगाया जाता है, उसे कहते हैं त्रिकुटी। इसे क्या कहते हैं? हाँ, जहां तिलक लगाते हैं वो त्रिकुटी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। और अंतिम, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, प्रज्ञा चक्षु। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2006 में आया खंबक। यह है प्रज्ञा चक्षु। जो ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या कहलाता है? चलिए उत्तर बता लीजिए। जो छाती के बल गमन करता है, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो, विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निश्चय नहीं, नियम विरुद्ध, वृक्ष लता और फूलों से गिरा कुंज, जहां गद्य और पद्य दोनों हो, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ओके, ये आपके कुछ अति महत्वपूर्ण, मैंने 100 बातें बताई थी, ये कितनी है? 114। ये मुझे भी याद हो गई है, मतलब याद है, तो आपको भी याद हो जानी चाहिए, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे अगले क्लास में, अगले टॉपिक पर।